ये सर देखिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती का है, जिसमें 1100 पदों की भर्ती थी। 23 अप्रैल को रिजल्ट जारी हुआ और इसमें एक ही मतलब परिवार से जो है 3 बच्चे हैं, जो नंबर सेम है सर, 240, 240, 240। ये एक परिवार से नैनवा बंदी के एक गाँव के एक परिवार के बच्चे हैं। और सर दूसरी बात ये सर 40 केस ऐसे हैं कि जो एक ही परिवार के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, उनकी बैंक आसपास और उनके नंबर भी ये 225 नंबर है जो सीमा देवी, लेकिन नंबर भी सेम लिया है सर, नॉट पॉसिबल। 40-50 केस ऐसे हैं, ये दोनों सगे, ये सारे केस दोनों एक परिवार के हैं। ये ऐसे 40 से 50 ऐसे परिवार के बच्चे हैं, ये एक सेंटर से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सर, ये देखिए। और दूसरा सेंटर बूंदी के वहाँ का एक सेंटर बताया, क्योंकि इसमें सर सबसे ज़्यादा मीना काकड़ी कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं। तो उसके अलावा सर 3 एक्स सर्विसमैन हैं जो जिनके नंबर सेम है, जैसे 4000, 13 रैंक, 14 रैंक, 15 रैंक। और सर पॉइंटों में नंबर सेम 139.8247, 139.8247, 139.8247। सर कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पॉइंटों में भी बच्चे नंबर सेम लिया है? ये तो कोई चमत्कार हो जाए। और इतना बड़ा मामला सर, इसके अलावा सर ये 2-3 ऐसे केस हैं जिसमें पीडीएफ में जो है फॉन्ट साइज में गड़बड़ी है। एक तरफ झारखंड में जेपीएससी परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, ओएमआर समेत तमाम ऐसी चीजों पर धांधली के आरोप वहां लगाए गए, तो वहीं राजस्थान में भी एक और ऐसा मामला है जिसने तमाम चीजों पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। ये वो तमाम लोग हैं इस वक्त रिपब्लिक भारत के पास जो बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम भर्ती परीक्षाओं में धांधली हुई है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा मुद्दा है और क्यों ये बड़े आरोप इनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ नाम है आपका? लादूराम गोदारा। लादूराम जी, क्या कुछ मुद्दा है और क्यों बड़े आरोपों की बात आपकी ओर से कही जा रही है? देखिए कि ये एक बहुत बड़ा एक भर्ती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आरएसएस बोर्ड की। उस भर्ती के रिजल्ट में गड़बड़ी अनियमितताओं को लेकर जो है ये कुछ तथ्य जो एविडेंस है वो हम लोग लेके आए कलेक्शन करके। इनमें आप देखोगे कि ये 3 बच्चे हैं जो नैनवा बूंदी के एक गांव के एक ही परिवार के हैं। और ये कोमल राठौड़, राजकुमार, ये तीनों की रैंक भी आसपास है। इनके सर नंबर भी सेम है 240, 240, 240। सर एक ही घर के 3 बच्चे, तीनों के नंबर भी सेम आए। चलो नौकरी लग सकती है लेकिन नंबर सेम लिया है, ये नॉट पॉसिबल। सर ये दोनों भाई बहन सगे हैं सर। ऐसे कम से कम 30 से 40 केस ऐसे जिसमें ये दोनों सगे भाई बहन है सर। ये दोनों सगे भाई बहन है सर, देख सकते हो। कमलेश चौधरी, दशरथ चौधरी, रामलाल जानी, नानची देवी दोनों के सर देख सकते हो कि कैसे सर पॉसिबल हो सकता है ये दोनों सगे और ये दोनों एक परिवार से सर। इसमें सर सबसे बड़ा ये हो रहा है कि पीडीएफ जो रिजल्ट की जारी की थी उसमें बच्चे के नाम और बच्चे के फादर के नाम का फॉन्ट सेम है, लेकिन मदर के नाम का फॉन्ट अलग है। बाकी पूरी रिजल्ट में एक ही फॉन्ट है, लेकिन कुछ ऐसे 5-7 केस ऐसे जिसमें फॉन्ट गड़बड़ियां हैं। सर ये कैसे हो सकता है? जब रिजल्ट कोई बनता है, पीडीएफ बनती है, तो उसमें फॉन्ट तो एक जैसा ही होता है, लेकिन ये सर कैसे है? ये नॉट पॉसिबल। ये सर दोनों बच्चे एक परिवार से, ये एक ही सेंटर से सिलेक्शन है। आप देख सकते हो कि सब बच्चों के नंबर डिटो सेम है, आगे पीछे 237, 33, 18, 25, 41 सब एक सेंटर से है। ये ज्यादातर इसमें मीणा और ये कम्युनिटी के लोग हैं। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि भाई ये सेंटर जो है इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक सेंटर से इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं? ये बूंदी की एक कोचिंग है, कोई डीएलसी करके कोचिंग, उस कोचिंग के ये इतने सारे बच्चे एक साथ सिलेक्ट हुए हैं। और इसके अलावा सर एक सबसे बड़ा हमारे लिए ये बनता है कि एक बच्चा है, बच्ची है ये मोनिका, जिसके फादर का नाम विनोद कुमार है लेकिन मदर का नाम इसमें नहीं है। सर एक जब बच्चा कोई गड़बड़ी कर देता है ओमार में लिखने, तो उसको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है कि आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी। और यहाँ इतनी बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं सर, क्या आखिर क्यों नहीं? और दूसरी सर 3 एक्स सर्विसमैन है, ये हमें सबसे बड़ा डाउट में तो ये लेके गया कि इनकी रैंक तीनों की सेम है, 4013, 4014, 4015 आगे पीछे। लेकिन सर इनके नंबर भी देखो 139.8247, 139.8247, 139.8247। सर कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपस में कनेक्शन क्या है? अब रिलेशन तो क्या भी हो सकता है, लेकिन इनकी रैंक जो है एकदम आगे पीछे, नंबर भी एकदम सेम है और तीनों अलग अलग इलाके के हैं। ऐसा क्या सिर्फ इसी भर्ती में हुआ है या फिर पहली बार ये एक्सेप्शन है? ये तो सर हमारे सामने तथ्य आए हैं, लेकिन आरएसएस भी बोर्ड पर ओमार घोटाले को लेकर लगातार जो है सवाल उठते गए हैं और उसको लेकर जो है एसओजी में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। आपने देखा होगा यूपी की राबू लिमिटेड कंपनी, 2 कर्मचारी भी पकड़े गए थे, एक एक परिवार से कितने लोग थे, लेकिन उसके बाद में मामला दबा दिया गया। एसओजी ने आगे क्या कार्रवाई की, कुछ नहीं आया। और अंदर ही अंदर ये इतना बड़ा खेल अभी भी चल रहा है जिसका पर्दाफाश होना चाहिए, एसआईटी जांच करनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि एक तरफ आरपीएससी में 40% नंबर बच्चे नहीं ला पा रहे, ये हाल हो रहा है। दूसरी तरफ आरएसएस बोर्ड में इतना बड़ा अंदर ही अंदर, जिसमें रिजल्ट के अंदर गड़बड़ी कर रहे हैं, सेंटर पे गड़बड़ी हो रही है, अंदर ओमार में गड़बड़ी हो रही है। और एक ये बच्चा सर
ये इसी भर्ती का है जिसका रोल नंबर ये कह रहे हैं कि जो बोर्ड ने जो रिजल्ट जारी किया उसमें मेरे नंबर 215.86 आ रहे हैं, और जो फाइनल आंसर की बोर्ड ने जारी की उसके हिसाब से मेरे नंबर 219.95 आ रहे हैं। और मैंने जब बोर्ड से सवाल जवाब मांगा कि मेरे ये गड़बड़ हो रही है, आप मेरी ओमार को सब रीचेकिंग कीजिए, तो बोर्ड ने ये जवाब दिया कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिवोल्यूशन एंड रीचेकिंग ऑफ ओमार शीट, कि हमारे ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आपकी रीचेकिंग दोबारा कर सके। सर क्यों, वाई नॉट? हम जवाब मांग रहे हैं सरकार से और बोर्ड के अध्यक्ष से। सर एक बच्चा अपनी ओमार को, अपने रिजल्ट को दोबारा जांच का कह रहा है, आप क्यों नहीं कर सकते? आखिर आप उससे हिचक क्यों रहे हो? आप अपने आप को पीछे क्यों धकेल रहे हो? भाई करना चाहिए ना, बच्चे को न्याय मिले, बच्चे को भरोसा हो, उसको विश्वास हो अपनी पारदर्शिता के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर और बोर्ड के ऊपर। लेकिन ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बोर्ड को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। हम बीजेपी सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से, कि जो आप ये कहते हो कि कांग्रेस ने ये किया, भाजपा ने ये किया, हम छात्र हैं साहब, हमें मतलब नहीं है भाजपा कांग्रेस से और कौन क्या है कौन क्या नहीं। हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों का भविष्य संवरना चाहिए, इस सिस्टम में बैठे लोगों को सुधारो। ये बच्चे जो बड़ी मेहनत करके गांव ढाणी से निकल के शहर में आते हैं, हजारों लाखों पैसे खर्च करके, इनकी 30-35 की उम्र, और यहाँ तक अभी भी ये घोटाले चल रहे हैं। और भाजपा सरकार के अंदर ही इतना बड़ा उनकी नाक के नीचे ये घोटाले चल रहे हैं, इनका जवाब कौन देगा? इनका पर्दाफाश होना चाहिए, एसआईटी गठित करके एसआईटी की जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और पूरे मामले का उजागर होना चाहिए। नार्को टेस्ट की जरूरत पड़े तो करवाइए, ये श्योर फर्जी मामला निकलेगा। सर कुछ ये पूरी भर्ती थी और किस पदवी को लेकर ये पूरी भर्ती होती है? सर ये 18 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 1100 पदों के लिए, और 23 जून को इसका फाइनल रिजल्ट आया था। इसमें काफ़ी अनियमितताएं थी जो अभी लादू राम जी ने बताई। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं और इसमें कवर करना चाहूँगा। इसमें जैसे पहले 12 क्वेश्चन पे बच्चों का ऑब्जेक्शन लगा था, उसमें से इन्होंने 3 क्वेश्चन को डिलीट किया और 3 के इन्होंने आंसर चेंज किए। तो जो 6 क्वेश्चन थे उनमें सब में ऑप्शन तो डबल डबल थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 3 को जो डिलीट किए उनका ये हवाला दिया कि इनमें 2 ऑप्शन थे, जबकि उन 3 में भी 2 ऑप्शन थे। या तो 6 के 6 डिलीट करते या 6 के 6 आंसर चेंज करते। लेकिन हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने चहेतों को या अपने नज़दीकी लोगों को मेरिट में लाने के लिए इन्होंने 3 क्वेश्चन डिलीट किए हैं उनके हिसाब से, और 3 क्वेश्चन का बिना ऑथराइज बुकों के मानकों के हिसाब से उन्होंने आंसर चेंज कर दिए। जो पहले डीवी लिस्ट थी और जो अभी आंसर चेंज करने के बाद जो डीवी लिस्ट जारी हुई है, उसमें पहले के डीवी के हिसाब से अगर डीवी कराए जाए तो कम से कम 50 से 60% बच्चे इसमें से आउट हो जाएंगे, और जो नए बच्चे हैं वो इसमें सिलेक्शन में आएंगे। सर इन सभी अनियमितताओं को लेकर हम सर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी से भी मिल चुके हैं, आरएसएस भी चेयरमैन जी से मिल चुके हैं, एसओजी में भी हम जा चुके हैं। लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये खुद इस विभाग के मंत्री जी हैं तो वो जानबूझकर इस मुद्दे को जांच नहीं करवाना चाह रहे। वैसे तो वो बेरोजगारों और छात्रों के मुद्दों को उठाते रहते हैं, लेकिन अभी वो खुद इस सरकार में और खुद के उनके विभाग की भर्ती है, तो हो सकता है उस वजह से इस मुद्दे को ये उठाना नहीं चाह रहे हो। इसके अलावा इसमें सर जो बहुत सारे एक्स-सर्विसमैन हैं जो इसमें बेसिक योग्यता 12th एग्रीकल्चर होनी चाहिए, उनके पास वो योग्यता नहीं है, वो डीवी में आ रहे हैं। किसी की कोटे की मान लो 5 ही सीटें, वहाँ 10-10 एक्स-सर्विसमैन विदाउट एग्रीकल्चर वाले आ रहे हैं। अब वो जो बच्चे हैं सर वो तो अभी 1 महीने 6 महीने साल भर वेट करेंगे। तो सर ये जो गड़बड़ी है आजकल डिजिटलाइज चीज़ें हैं सारी, तो ये चीज़ें तो इनको पहले भी सुधार कर लेनी चाहिए सर। और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, नाम बताओ। सर विकास लेखराज। विकास भाई, बड़ी एक धांधली का मामला सामने आया है, हमने झारखंड में देखा, लगातार वहां पर लोग सड़कों पर हैं। कल आप एक बड़ा आंदोलन भी करने वाले हैं, क्या कुछ तो पहले वो आंदोलन करने वाले थे? सर वो आंदोलन 4th ग्रेड का है, 1 ईयर वेटिंग को लेके। हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, हम हमारे जो एग्ज़ाम के अंदर जो रिज़ल्ट आया है उसको लेकर आए यहाँ पर। जैसा कि सर भर्ती को जो मेरिट लिस्ट आई है सर, उसके अंदर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका स्मॉल लेटर में फ़ॉन्ट दिया गया है, जबकि 1,83,000 फॉर्म भरे थे, उन सब का जो नाम है वो कैपिटल लेटर में आ रहा है। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नेम मिसिंग है, 2 दोस्त ऐसे हैं जिनके सेम नंबर है और आगे पीछे रैंक आ रही है। इसके अलावा एक आर्मी पर्सन है जिनके सेम नंबर आ रहे हैं। सर ये कागज़ का टुकड़ा नहीं है मेरिट, ये एक लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस तरीके का अगर मेरिट लिस्ट में सवाल उठते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी की आशंका लग रही है सर। बड़ी फ़ॉन्ट की बात की गई, फ़ॉन्ट वाला क्या कुछ मामला है? अगर फ़ॉन्ट अगर इस तरह से निकला है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक बार वो भी बताइए। सर ये फ़ॉन्ट को देख के बेसिकली लग रहा है कि या तो इसमें एडिट किया है तो साइट है कोई है, क्योंकि सब बच्चों का नाम अगर कैपिटल लेटर में है तो उन चुनिंदा बच्चों का नाम स्मॉल लेटर में क्यों है? कहीं ना कहीं ये धांधली लग रही है हमको, या तो किसी ने साइट है की है, इन्होंने PDF एडिट करी है। इससे सर कई बच्चे ऐसे थे जो सिलेक्ट होने वाले थे वो तो बाहर हो गए ना। इसलिए सर इस चीज़ की हम जांच चाहते हैं, एसओजी से भी जांच चाहते हैं, SIT से भी जांच चाहते हैं, और हम कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी के पास भी जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। सर हम उनको 2-3 बार जाकर ज्ञापन भी दे चुके हैं।
कितना करोड़ रुपए का स्कैम है ये, अगर ये स्कैम निकलता है तो? सर ये तो अब जिन्होंने स्कैम किया वही बता सकते हैं कि कितना उन्होंने लिया है, लेकिन ये सर गड़बड़ी काफ़ी बड़ी लग रही है हमको। आपका नाम क्या है? मैं नरेश कुमार गुजर। नरेश भाई, आपकी क्या कुछ मांग है? आप भी आज यहाँ पे पहुंचे। हमारी मांग है जो 1 ईयर वेटिंग रूल्स को लेके कल हमारा 14 तारीख को हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जो सरकार ने, कार्मिक विभाग ने 4 जून को ये 1 ईयर वेटिंग रूल लागू तो कर दिया, लेकिन ये प्रक्रियाधीन भर्तियों में वेटिंग रूल को लागू नहीं कर रहे। इसको लेके कल हम आंदोलन कर रहे हैं। इसको लेके हमने पहले 30 तारीख को भी आंदोलन कर चुके हैं और उसका हमारा डेलीगेशन मुख्य सचिव श्रीनिवासन जी से मिलने गया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया। बाकी हम हर मंत्री की दर दर पे जाके इसको ज्ञापन दे चुके, हर विधायक, मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ कि आप इसको 1 ईयर वेटिंग रूल्स को प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू करो, हमारी प्रमुख मांग है। अगर आपने इसको हमारी प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू कर दिया तो 15 से 20 हजार लोगों को इसमें फायदा होगा, क्योंकि जो 4th ग्रेड वैकेंसी है उसमें 54,000 पदों पर वैकेंसी आयोजित की थी। ये सबसे लोअर पोस्ट वैकेंसी है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कॉमन हैं, जो एक से अधिक जगह सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वो इस पोस्ट को छोड़ के दूसरी वैकेंसियों में जा रहे हैं। तो जो इसका पे ग्रेड कम होने के कारण जो उच्च पदों पे सेलेक्ट हो जाते हैं वो इसको छोड़ देंगे। पहले गवर्नमेंट का ये नियम था कि 6 महीने तक सिर्फ नॉन ज्वाइनर डाटा की वेटिंग आती थी। अब नया नियम गवर्नमेंट ने लागू किया है कि साल भर के अंदर अगर कोई भर्ती में किसी भी कारण से पद रिक्त होता है, कोई ज्वाइन करके छोड़ता है, कोई परित्याग होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम वेटिंग लिस्ट से भरेंगे। लेकिन ये इसको कार्मिक विभाग 4 जून के बाद आने वाली भर्तियों में लागू कर रहा है। तो 4 जून के बाद तो ऐसी कोई वैकेंसी आएगी ही नहीं। अक्टूबर में सीईटी होगा, दिसंबर में सीईटी होगा, उसके बाद नई विज्ञप्ति आएगी, फिर एग्जाम लगेगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, तब जाके वेटिंग लगेगा। तो इसका फायदा 2029 में जाके मिलेगा। अगर आपको धरातल पे युवा हितैषी हो और आपको इसका फायदा लेना है तो आप इस 1 ईयर वेटिंग रूल्स को प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू करो। गवर्नमेंट के अधिकारी और मंत्रियों से जब हम मिले तो वो कहते हैं कि इसमें लीगल इश्यू है। लीगल इश्यू कुछ ही नहीं है। एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन प्रक्रियाधीन भर्तियों में कार्मिक विभाग इसमें आरक्षण लागू कर सकता है। रेलवे ने इसी वेटिंग रूल्स को प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू किया और अभी आरपीएससी ने जस्ट 15-20 दिन पहले मेडिकल बोर्ड को संभाग स्तर पर कराने को लेकर कार्मिक विभाग ने प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू किया। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। ये वो तमाम राजस्थान के युवा हैं जिन्होंने आज तमाम भर्ती परीक्षाओं में धांधली के बाद ये बताया है कि एक ही परिवार के भाई बहन लगातार कंटिन्यूसली इन भर्तियों में उनकी मौजूदगी देखने को मिली है, लगातार उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज इन्होंने प्रेस वार्ता की, रिपब्लिक भारत से भी बातचीत करते हुए इन्होंने बताया है कि क्या कुछ ये पूरा मामला था। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलता है। कैमरा पर्सन महेश शर्मा के साथ राहुल जांगे, रिपब्लिक भारत, जयपुर।